हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्न को इंक्लूड किया है, जो कि ALP CBT 2 में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये दोस्तों नॉन टेक और टेक्निकल दोनों में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, जबकि नॉन टेक में ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए सर्किट इन विच करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू वन पाथ इज कॉल्ड ए। एक सर्किट जिसमें धारा केवल एक मार्ग से ही बह सकती है, उसे कौन सी सर्किट कहा जाता है? दोस्तों उसको सीरीज सर्किट बोला जाता है। सीरीज सर्किट में धारा केवल एक मार्ग से प्रवाहित होती है। तो आप ध्यान रखना, सीरीज सर्किट कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें केवल एक ही मार्ग होता है सीरीज में, मतलब यहाँ से धारा फ्लो होती है। तो यही पूछा गया है, केवल एक मार्ग से धारा बह सकती है, उसको सीरीज सर्किट कहा जाता है। अगर वह सर्किट कुछ दो एलिमेंट ऐसे जुड़ जाते हैं या फिर धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो उसको पैरेलल सर्किट बोला जाता है। तो यहाँ पर केवल एक सर्किट दिया गया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रजिस्टिव सर्किट। शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर होता है यूनिटी, जिसको एक बोला जाता है। तो यहाँ पर उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? दोस्तों फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम पर ये चलता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है। और ये दोस्तों एक और सिद्धांत इसके अंदर लगता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन AC सर्किट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज डिस्क्राइब्ड एज। AC सर्किट में वोल्टेज और धारा के बीच संबंध को किस रूप में वर्णित किया जाता है? AC सर्किट में दोस्तों इन फेज यानी एक फेज में ही वोल्टेज और धारा के बीच संबंध को निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन फेज, समान चरण में। इन ए सर्किट इफ द वोल्टेज इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द करंट। एक सर्किट में यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा क्या होता है? AC सर्किट में यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो धारा भी दोस्तों दोगुना हो जाएगी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समांतर में जुड़े दो प्रतिरोधकों 4 ओम और 6 ओम का कुल प्रतिरोध कितना होता है? समांतर परिपथ का बोला गया दोस्तों, यहाँ पर 4 ओम और 6 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है, जिसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जब समांतर श्रेणी में जब समांतर परिपथ दिया गया हो तो उसको आर इक्विवेलेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। कुछ इस प्रकार करते हैं। तो R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 6, R1 प्लस R2 करेंगे 6 4 10, तो ये हो जाएगा 24 बटे 10 यानी कि 2.4 ओम। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत सर्किट में एक इंडक्टर का कार्य क्या होता है? विद्युत सर्किट में इंडक्टर क्या होता है दोस्तों? वह एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोरेज करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि इंडक्टर का साइन पूछा जाए कि यह किस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो इंडक्टर को दोस्तों कुछ इस प्रकार के साइन से दर्शाया जाता है। ये इंडक्टर के लिए साइन है, कैपेसिटर के लिए ये वाला साइन है, रेजिस्टेंस के लिए ये वाला साइन है, ट्रांसफार्मर के लिए ऐसे साइन यूज किया जाता है, आप इसको याद रखना। अर्थिंग के लिए इस प्रकार का साइन यूज किया जाता है, तो आप इनको याद रखना। तो यहाँ पर इंडक्टर का कार्य सिद्धांत क्या है विद्युत सर्किट में? तो यह दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी को स्टोरेज करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के सर्किट में धारा एक से अधिक मार्गों में बहती है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था कि कौन से मतलब जो सर्किट होती है उसमें केवल एक ही मार्ग में बहती है। तो यहाँ पर एक से अधिक मार्गों में प्रवाहित होती है, तो दोस्तों वह पैरेलल सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट में दोस्तों एक से अधिक यानी कि ये सर्किट हो जाता है
कुछ इस प्रकार सर्किट होते हैं। तो जो करंट होता है यहाँ से एक परिपथ में जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है एक से अधिक भागों में बहती है, मतलब ये समांतर परिपथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, समांतर सर्किट। यदि 4 ओम प्रतिरोधक से होकर 2 एम्पीयर धारा बह रही है तो वोल्टेज कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला से ये लग जाएगा दोस्तों, ओम के नियम से। ओम का नियम होता है V = IR। तो यहाँ पर दिया गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 दिया गया है और धारा की वैल्यू 2 दिया गया है, तो उस पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो वोल्टेज = 4 × 2 = 8 वोल्ट, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस? कौन सा नियम है जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि ओम का नियम जो है V = IR, जो कि यहाँ पर ओम का नियम दर्शाता है। जब 2 समान आवेशों को पास में लाया जाता है तो वह क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और यह कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जब 2 समान आवेशों को पास में ले आया जाता है तो वह क्या होता है? जब दोस्तों इनको पास में ले आया जाता है तो ये दोस्तों एक दूसरे को बाहर रिपेल करते हैं, और जब विपरीत आवेश को जब एक समान ले आया जाता है, पास में लाया जाता है, तो ये दोस्तों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब 2 समान आवेशों को पास में लाया जाता है तो वह क्या करते हैं, वह एक दूसरे को परावर्तित करते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को परावर्तित करते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बैटरी की क्षमता की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैटरी की क्षमता की इकाई जो है किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों बैटरी की क्षमता जो होती है, बैटरी की कैपेसिटी, वो एम्पियर आवर से नापी जाती है। आपने देखा होगा कि बैटरी जो है जैसे 5000 mAh लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, 5000 mAh ऐसे लिखा जाता है। तो ये mAh एम्पियर आवर है, वही ऑप्शन बी, एम्पियर आवर, ये बैटरी की क्षमता की इकाई है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक बैटरी है? प्राइमरी बैटरी का पूछा गया है यहाँ पर। प्राइमरी बैटरी क्या होती है दोस्तों? जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो प्राइमरी बैटरी हो जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय एल्कालाइन बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। एल्कालाइन बैटरी यहाँ पर जो है, इसको एक बार चार्ज करने के अलावा दोबारा हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, केवल एक बार चार्ज हो गई तो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। इसके अलावा लेड एसिड बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जो कि मोबाइल में यूज की जाती है, इनको हम लोग बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, और ये सेकेंडरी टाइप की बैटरी के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर एल्कालाइन बैटरी यहाँ पर प्राइमरी बैटरी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक पूरी तरह से चार्ज की गई सीसा एसिड बैटरी का सामान्य वोल्टेज क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेड एसिड बैटरी का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 2 वोल्टेज। सीसा एसिड बैटरी एंड लेड एसिड बैटरी का जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है वो, तो 2 वोल्टेज उसका विभवांतर दर्शाता है। मोटर की गति की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोटर की जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है? ऑप्शन डी, RPM, जिसको रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला जाता है, मोटर की गति को मापने की इकाई होती है। याद रखना RPM। यहाँ पर हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई है, वोल्ट जो है वोल्टेज की है, एम्पियर जो है करंट की है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट, यहाँ पर RPM सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म टॉर्क मीन्स इन रिलेशन टू ए इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में टॉर्क शब्द का क्या अर्थ है? टॉर्क शब्द का मतलब होता है दोस्तों द रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द मोटर। मोटर के द्वारा जो उत्पन्न घूर्णी बल होता है उसको टॉर्क कहा जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक जनरेटर? दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो जनरेटर का काम है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या दिया गया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ये मोटर का काम होता है। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना ये बैटरी का काम होता है दोस्तों।
वोल्टेज स्तरों को नियंत्रित करना ये होता है ट्रांसफार्मर का या रेगुलेटर का। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में परिवर्तित करना ये इनका फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक जनरेटर का मुख्य कार्य दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही मैंने इंक्लूड किया था दोस्तों। कैसे लगे प्रश्न? अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।